गुड मॉर्निंग। कक्षा 9 में अपने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में अपना अध्ययन कर रहे थे। कल अपन ने देखा था कि व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। तो व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए आप उनके मानों को जोड़ो और जोड़ करके उतने का ही भाग दे दो। यानी कि जो भी मान होंगे उस मानों का यदि x बार ज्ञात करना है तो सिग्मा x अपॉन n का भाग दे देंगे। यहाँ पर सिग्मा x का मतलब मानों का योग और मानों के योग के अंदर मानों की संख्या के क्या दे देना है, भाग दे देना है। व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य आ जाएगा। आपके इस समांतर माध्य के अंदर आपको खंडी सारणी से भी समांतर माध्य दे रखा है, जो कि आपका इसी 14.4 के अंदर 5वां प्रश्न है। वो खंडी सारणी का आपको एक टेबल बना रखी है। तो खंडी सारणी से समांतर माध्य भी ज्ञात करवाना चाहता है वो खंडी सारणी। और खंडी सारणी में अपन ने देखा कि इनके मानों के साथ साथ में इसकी बारंबारता भी होती है। इनके मानों के साथ साथ में इसकी बारंबारता भी होती है, तो उसी को खंडी सारणी कहा जाता है। अब खंडी सारणी के अंदर यदि आपको जो भी मान दे रखे, मान लीजिए ये मान दे रखे, तो इन मानों की आपको बारंबारता भी मिलेगी। ये इनकी बारंबारता है। तो आपको खंडी सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जो भी बारंबारता होगी उस बारंबारता को गुणा करना है उनके मानों से। अपनी अपनी बारंबारता को अपने अपने मानों से क्या करना है, पहले गुणा करना है। जो भी गुणनफल आएगा वो गुणनफल यहाँ पर लिखना है अपने को। वो गुणनफल आपको यहाँ पर लिखना है। ये गुणनफल आ गया। यानी कि आपको खंडी सारणी से अगर आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है तो खंडी सारणी से समांतर माध्य या औसत ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपके जो भी मान होंगे उन मानों की बारंबारता देखो। अरे ये मान और उसकी बारंबारता तो आपको प्रश्न के अंदर मिल जाएगी, वो तो कहीं ढूंढने की आवश्यकता है नहीं। तो आपको इस खंडी सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए जो भी आपके मान है उन मानों को अपनी अपनी बारंबारता से क्या करना है, अपने को गुणा करना है। जो भी गुणनफल आएगा उस गुणनफल का आपको टोटल लगाना है और उस टोटल को लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेशन और एक्सेबल वैल्यू इंटीग्रेशन। यानी कि हमने बारंबारता को और अपने मानों को इंटीग्रेशन किया है, मतलब गुणा किया है, गुणनफल ज्ञात किया है। जो गुणनफल आया उस गुणनफल का हमने टोटल ज्ञात कर लिया। तो सिग्मा का मतलब योग करना होता है, लेटिन भाषा का शब्द है। तो योग किया हमने किसका, बारंबारता और उनके मानों का जो गुणनफल आया उस गुणनफल का हमने क्या किया है, योग किया है। जो भी आपका योगफल आएगा उस योगफल को यहाँ पर लिखना है। साथ ही में आपको इनकी बारंबारता का योग भी लिखना है। उनकी बारंबारता का योग आएगा सिग्मा एफ। सिग्मा ये आई इंटीग्रेशन लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप चाहो तो सिग्मा एफ एक्स भी लिख सकते हो, वो भी सही है। सिग्मा एफ एक्स लिख सकते हैं, वो भी सही है। और यहाँ पर इनकी जो बारंबारता है उनकी बारंबारता का आपको टोटल लगाना है सिग्मा एफ के नाम से। जो टोटल आएगा वो टोटल ही आ जाएगा। आपको केवल इतना सा करना है कि जो भी आपकी बारंबारता होगी उस बारंबारता को अपने अपने मानों से क्या करना है, गुणा करना है। गुणा करके आपको टोटल लगाना है सिग्मा एफ एक्स का। जो भी सिग्मा एफ एक्स का टोटल आएगा उसमें सिग्मा एफ का आपको भाग देना है और भाग देकर के इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, जिसका सूत्र हो सकता है, जिसका सूत्र होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। ये इनका सूत्र होता है। तो खंडी सारणी से यदि आपको समांतर माध्य ज्ञात करना हो तो खंडी सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपने को ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा। एक्स बार का मतलब यहाँ पर समांतर माध्य सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सीधी सी बात है। अब आपको बारंबारता, अब ये सूत्र खुद ही बता देगा करना क्या क्या है। बारंबारता को उनके मानों से गुणा करो, बारंबारता का योग लगाओ और भाग दे दो, आपका ये निकल करके समांतर माध्य ज्ञात होकर के आ जाएगा। सीधी सी बात है। अब देखिए एक सवाल करवाता हूं। खंडित सारणी से समांतर माध्य का एक सवाल करवाते हैं।
जो कि आपके क्वेश्चन नंबर जो 5वां है वो क्वेश्चन नंबर 5वां इसी बात का है। आपको वेतन दे रखा है रुपए के अंदर, ये खंडित सारणी है आपकी, वेतन दे रखा है वो आपको रुपए में दे रखा है, जो कि 3000 से लेकर के और 10,000 तक है। तो 3000 ये एक्स हो जाएगा वेतन, तो वेतन तो क्या हो जाएगा एक्स। 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 और 10,000 और 10,000। अब इनकी बारंबारता का मतलब वेतन दिया जाता है कर्मचारी को, तो कर्मचारी की संख्या आपका वेतन आ जाएगी, कर्मचारी की संख्या आपकी बारंबारता कहलाएगी। विद्यार्थियों की संख्या, पेड़ों की संख्या, कर्मचारियों की संख्या, परिवारों की संख्या, ये जितनी जो भी संख्या का मामला आता है ये मान लीजिए वो आपकी बारंबारता है। सीधी सी बात है। आप कक्षा 10 के अंदर देखेंगे आपको तीनों प्रकार से समांतर माध्य तीनों सारणियों से, यानी व्यक्तिगत सारणी से भी, खंडित सारणी से भी और सतत सारणी से भी, तीनों सारणियों से तो समांतर माध्य, तीनों सारणियों से माध्य और तीनों सारणियों से बहुलक आपको ज्ञात करना पड़ेगा और इनकी उपविधियां अलग से, क्योंकि समांतर माध्य कोई एक ही प्रकार का समांतर माध्य नहीं होता। समांतर माध्य में समांतर माध्य भी आता है, गुणोत्तर माध्य भी आता है, हरात्मक माध्य भी आता है, तो माध्य भी कई प्रकार का होता है, तो वो चीजें भी अपने को देखने को मिलती है। फिलहाल यहाँ पर तो आपको साधारण सी बात है व्यक्तिगत सारणी और खंडित सारणी का प्रश्न है, बाकी इसके अलावा कोई लेना देना नहीं है। तो आइए इस सवाल को करते हैं। अच्छा, इसमें कर्मचारियों की संख्या दे रखी है 16। ये 16 कर्मचारी का मतलब क्या हुआ कि 16 कर्मचारी ऐसे हैं जिनको तनख्वाह कितनी दी जाती है 3000। इसका मतलब ये 12 कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी तनख्वाह है वेतन है 4000 रुपए। उसी प्रकार 12, 10, 8, 6, 4, 3, 1 और टोटल कर्मचारी अगले ने पहले कहा सिग्मा एफ बराबर 60, पहले दे दिया अगले ने, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप इनको जोड़ोगे भी, आप यदि इनको जोड़ोगे भी तो जोड़ने पर भी वही 60 आएंगे, जोड़ने पर भी वही 60 आएंगे। और अब क्या करना है, जो भी आपकी कर्मचारियों की संख्या थी उस कर्मचारियों की संख्या को अपने मानों से क्या करना है, इसको गुणा करना है। गुणा करेंगे 16 दिया 48,000 रुपये और 12 चौक 48,000 रुपये, 10 पंजे 50,000 रुपये और 6 8 48,000 रुपये, 7 6 42,000 रुपये, 8 दिया 24,000 रुपये और 9 दिया 27,000 रुपये, 10 एकम 10,000। अच्छा, लास्ट की बार मारता ये की गया 8 चौक 32, सॉरी 8 चौक 32, 9 दिया 27, 10 एकम 10,000। ये तो इनका गुणनफल हो गया। तो अपने अपने मानों से अपनी अपनी बारंबारता से क्या करना है, गुणा करना है। जो भी गुणनफल आया उसका करेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई, यानी सिग्मा एफ एक्स। तो आपको सिग्मा एफ एक्स का आपको टोटल लगाना है, तो टोटल लगाओ। टोटल लगाने के लिए देखिए 48 और 48 96,000, 96 में 50 जोड़ेंगे 1,46,000, 1,46,000 में 90,000 रुपये हो गए, 1,46,000 में 90 जोड़ेंगे 2,36,000, 2,36,000 में 32 और इधर 27, कितने हो गए 5 और 9, तो 6 हो गए, टोटल 10,000 और जोड़ेंगे तो टोटल लगाएंगे इधर 5 9 1 10 3, तो 3,05,000 रुपये बनते हैं, 3,05,000 रुपये। बस 3 जीरो तो आगे की लगानी है, सबके 3 जीरो है, बाकी आपने मोटी मोटी रकम जोड़ी है। तो 3,05,000 रुपये का टोटल इनका वेतन होता है सभी कर्मचारियों का अपनी बारंबारता के हिसाब से। इसका मतलब ये
अब आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए x बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ एक्स का मान आया 3,05,000, 3,05,000 रुपये बटा, अच्छा सिग्मा एफ की वैल्यू ऑलरेडी परसेंट के अंदर दे रखी है 60 का मान देना है, 0 से 0 कट गई। अब खाली 30,500 में बांट देना है 6 का, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, तो 5 आगे 0 बाकी जा रहा है, सही। आगे की 0 करेंगे 50, 7 की 6 8 48, 36 18, 36 18 चलते रहेंगे। तो इसका मतलब इसका जो औसत वेतन हो गया वो हो गया 5,083 रुपये और 33 पैसे। ये इनका औसत वेतन है, ये इनका औसत। तो खंडित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए अपने क्या करना पड़ेगा कि जो भी आपका मूल राशियों की मूल जो मान होगा उस मूल मान को अपनी अपनी बारंबारता से गुणा करना है। जो भी गुणनफल आएगा उस गुणनफल का टोटल लगाओ, टोटल लगा के सिग्मा एफ का क्या दे दो, भाग दे दो, आपका समांतर माध्य ज्ञात होकर के आ जाएगा। तो ये तो थी समांतर माध्य की बात। चाहे व्यक्तिगत सारणी से कल अपन ने देखा था, व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है तो आपको जो भी मान होगा उस मान का योग करो और उसके n का क्या दे दो, भाग दे दो। खंडित सारणी से अपन ने देख ही लिया किस प्रकार से अपने को समांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। अब बात रह गई माध्यिका की और बहुलक की। तो अब आप देखो एक मिनट, माध्यिका और बहुलक को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। अब माध्यिका और बहुलक ज्ञात करने के लिए देखिए, माध्यिका और जो बहुलक है वह आपको सिलेबस के अंदर केवल व्यक्तिगत सारणी से दे रखा है, व्यक्तिगत सारणी से माध्यिका और बहुलक। तो पहले अपन माध्यिका की बात करेंगे। माध्यिका को माध्यिक भी कहा जाता है, माध्यिका को माध्यिक भी कहा जाता है। अब सुनिए मेरी बात, सबसे पहले माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले केवल व्यक्तिगत सारणी की बात करूंगा मैं। आपके सिलेबस में केवल यहाँ पर माध्यिका ज्ञात करने के लिए व्यक्तिगत सारणी दे रखी है, ओनली व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो अब व्यक्तिगत सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी क्योंकि व्यक्तिगत सारणी में तो खाली मान होंगे, मानों के अलावा कुछ भी नहीं होता, मानों के अलावा और कुछ भी नहीं होता। तो अब क्या करना पड़ेगा, जो भी आपको मान दे रखे तो उन मानों को सबसे पहले या तो आरोही क्रम में जमाओ और या फिर अवरोही क्रम में जमाओ, दोनों में से एक क्रम में जमाना पड़ेगा। या तो आप आरोही क्रम में जमाओ और या फिर अवरोही क्रम में जमाओ, दोनों में से कोई से भी एक क्रम में आपको जमाना पड़ेगा, सीधी सी बात है। फिर आप मानों को गिनो। अच्छा एक बात और, जो प्रश्न के अंदर मान दे रखे हैं आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में जमाने के बाद एक बार गिन लेना कि जितने मान प्रश्न में थे उतने मान आरोही या अवरोही क्रम में जम गए अथवा नहीं, वरना अगर एक मान छूट गया तो आपका माध्य गलत आ जाएगा, सीधी सी बात है। तो पहले आपको मानों को क्या करना पड़ेगा, या तो आरोही क्रम में जमाओ और या फिर अवरोही में। ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप आरोही क्रम में जमा लें। अब आरोही क्रम में जमाने का तरीका क्या कि पहले शुरुआत छोटी सी करनी है, फिर सबसे पहले छोटा मान और उसे फिर बड़ा मान, यानी आरोही क्रम बढ़ते हुए क्रम में होता है और अवरोही क्रम घटते हुए क्रम में होता है, सीधी बात है। तो आप उन मानों को गिनो। यदि मानों की संख्या यदि विषम है, यदि मानों की संख्या यदि विषम है तो आपको माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, n+1/2 जो मान होगा वो मान माध्यिका होगा, 2 मान होगा वो क्या होगा, माध्यिका होगा। मान लीजिए पदों की संख्या 9 है, 9 पद दे रखे और 9 पदों को हमने आरोही क्रम में जमा लिया। तो ऐसी स्थिति में आपको आरोही क्रम में जमाने के बाद हमें पता चला 9 एक विषम संख्या है, तो मानों की संख्या विषम है। विषम है तो माध्यिका कैसी होगी, n+1, n का मतलब मानों की संख्या, n का मतलब यहाँ पर होगा मानों की संख्या। तो n+1/2
टूवा मान माध्यिका होगा। तो 9 1 10, 10/2 बराबर 5वां मान। तो 5वां मान माध्यिका होगा। जो भी आपने आगे के पूरी में जमाया था उसमें आप 5वां मान गिनो, 1 2 3 4 5। तो ये 5वां मान माध्यिका ये होगा, 5वां मान माध्यिका ये हो जाएगा। अगर मानों की संख्या यदि सम है, मानों की संख्या यदि सम है तो भी आपको n+1/2 मान ही लेना पड़ेगा, n+1/2 मान। लेकिन मान लीजिए मानों की संख्या 8 है, लेकिन पॉइंटों में आएगा, मानवी पॉइंटों में, तो n+1/2 मान। तो यहां पर देखिए 9/2 बराबर 4.5 होता है, 4.5। तो ऐसी स्थिति में माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि चौथा मान और 5 मान को जोड़ो और दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे दो। चौथे मान को 5वें मान को जोड़ो और जोड़ करके 2 का भाग दे दो, आपका माध्यिका ज्ञात होकर के आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका चौथा मान और 5वां मान, इनको दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, आपकी माध्यिका ज्ञात होकर के आ जाएगी, आपकी माध्यिका ज्ञात होकर के। मान लीजिए मानों की संख्या 10 है, 10 + 1/2 का मान। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करोगे, 11/2 बराबर 5.5 है। तो 5.5वां मान आपकी माध्यिका है। तो आप क्या करोगे, 5वां मान और प्लस 6वां जो मान है उन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दो, आपकी माध्यिका ज्ञात होकर के आ जाएगी, आपकी माध्यिका ज्ञात होकर के आ जाएगी। सही बात है। इस प्रकार से आपको माध्यिका ज्ञात करनी है, ज्यादा कोई बड़ी वाली बात नहीं है माध्यिका के अंदर। फिर बात रही बहुलक की, तो बहुलक को तो कोई झंझट वाली बात ही नहीं है। व्यक्तिगत सारणी में बहुलक ज्ञात करने का क्या तरीका होगा कि जो भी मान सबसे ज्यादा बार है वो बहुलक हो जाएगा, जो मान सबसे ज्यादा बार आएगा वो क्या हो जाएगा, बहुलक आएगा। 2 ज्यादा बार है तो बहुलक भी 2, 3 बहुलक 3 बार ज्यादा बार है तो उसमें बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आपको तो मानों की आवृत्ति पर निर्भर करता है कि कौन सा मान कितनी बार आ रहा है, सीधी सी बात है। तो जो मान ज्यादा बार आएगा वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। लेकिन माध्यिका का ध्यान रखना है, आपको पहले आरोही क्रम में जमाना है, मानों की संख्या समय तो क्या करना है, विषम तो क्या करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो आपके जो प्रश्नावली जो 14.4 है, तो 14.4 के अंदर जो सवाल दे रखे हैं वो माध्यिका के, बहुलक के, समांतर माध्य तीनों के हैं। इसमें समांतर माध्य भी है, बहुलक भी और माध्यिका भी साथ ही पूछिए, तो आपको तीनों का जवाब एक साथ देना है। धन्यवाद।